नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू अरियन। बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड, और आपका सेकंड चैप्टर आधारित है संघवाद पर। यानी ये चैप्टर इस बात का डिस्कस करेगा आपसे कि संघवाद क्या होता है और किस प्रकार से देश में या किसी भी देश के अंतर्गत सरकार अपना संचालन करती है। सरकार बनाने के कितने स्तर होते हैं और किस किस स्तर पर सरकार की क्या क्या भूमिका होती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संघवाद की अवधारणा, यानी संघवाद किसे कहा जाता है। देखिए बच्चों, संघवाद की अवधारणा की अगर अपन बात करें तो अगर हम हमारे देश का एग्जाम्पल है तो हमारे देश में सरकार चलाने के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे सबसे पहले केंद्रीय सरकार होती है और हमारा देश विभिन्न प्रकार के राज्यों के अंतर्गत बटा हुआ है। ठीक है, तो हमारे देश में जो केंद्रीय सरकार है, अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी होने की वजह से उसे राज्यों में विभक्त किया जाता है और राज्यों को चलाने के लिए वहां पर भी सरकार का गठन किया जाता है। तो जो पूरे देश की सरकार होती है उसे तो केंद्रीय सरकार के रूप में जाना जाता है, और जो राज्यों को चलाने के लिए सरकार बनाई जाती है उन्हें राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, संघवाद का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार से सरकार का बंटवारा करना या विभिन्न प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की सत्ता का निर्धारण करना, इसे संघवाद कहा जाता है। जैसे भारत में केंद्रीय सरकार के बाद राज्य सरकार काम करेगी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग संघवाद की अवधारणा का मतलब समझते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है, यानी संघवाद क्या है? शासन व्यवस्था है, यानी शासन करने की प्रक्रिया है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार को अपन क्या बोल सकते हैं? राज्य सरकार के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। यानी शासन की सभी शक्तियों को केंद्रीय सरकार में और प्रांतीय यानी कि राज्य सरकार में बांट दिया जाता है। इसे कहा जाता है संघवाद। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको संघवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है। यानी संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की या दो स्तर की सरकारें होती हैं। अब वो दो स्तर की सरकारें कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करें अपन दो स्तर की सरकार में, एक तो आती है केंद्रीय सरकार और एक आती है राज्य सरकार। बच्चों, सबसे पहले तो क्या आएगी? केंद्रीय सरकार। ठीक है, और दूसरी क्या आएगी हमारे पास? राज्य सरकार। अब आप दोनों में डिफरेंस समझिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। बच्चों, जो केंद्रीय सरकार होती है इस पर पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। और जो राज्य सरकार होती है ये अपने राज्य के कार्यों का निर्वहन करती है। केंद्रीय सरकार पूरे देश से संबंधित नीतियों का निर्माण करती है, कानून बनाने की व्यवस्था करती है, और राज्य सरकार संबंधित राज्य यानी जिस राज्य की सरकार है वो उस राज्य के क्रियाकलापों को या उस राज्य के प्रति नीतियों का निर्माण करती है। तो दो प्रकार की सरकार। प्रथम की अगर अपन बात करें, पहली सरकार कौन सी होती है? तो पहली केंद्रीय सरकार होगी, और दूसरी सरकार की बात की जाए तो वो कौन सी होगी? राज्य सरकार होगी। तो बच्चों, प्रथम स्तर की सरकार पूरे देश के लिए होती है। जो प्रथम स्तर की सरकार होती है किसके लिए होती है? पूरे देश के लिए होती है, जिसे केंद्रीय सरकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। बच्चों, राष्ट्रीय महत्व का मतलब होता है संपूर्ण देश से संबंधित। राष्ट्रीय महत्व का मतलब क्या होता है? संपूर्ण देश से संबंधित निर्णय इसी प्रकार की या केंद्रीय सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम स्तर की सरकार पूरे देश की सरकार होती है और जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और उन्हें किस रूप में? संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। यानी हम लोग केंद्रीय सरकार को कौन सी सरकार का नाम दे सकते हैं? संघीय सरकार का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बच्चों, दूसरे स्तर की सरकार। अब आपको बताया गया है कि दूसरे स्तर की जो सरकार है उसके अंतर्गत प्रांतीय या राज्य सरकारों की बात की जाती है। तो दूसरे स्तर की सरकारों को राज्य या प्रांतीय सरकार कहते हैं, जो शासन के दैनिक कार्यों को देखती है। यानी किसी भी राज्य के दैनिक कार्यों पर जो निगरानी करती है उसे इसके द्वारा देखा जाता है। ठीक है,
तो बच्चों ये सबसे पहली थी हमारी संघवाद की अवधारणा। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि संघवाद की विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संघवाद की क्या क्या विशेषताएं, तो संघवाद की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या संघवाद की विशेषताएं? सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहां सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। अभी अपन ने संघवाद का मतलब समझा। और संघवाद में क्या होती है? केंद्रीय स्तर की सरकार होती है जो पूरे केंद्र को यानी पूरे देश के लिए रूल्स रेगुलेशन या राष्ट्रीय स्तर के निर्णय लेती है। और फिर उसके बाद राज्य स्तर की सरकार होती है जो अपने संबंधित राज्य से निर्णय लेती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। संघवाद की सबसे पहली विशेषता होती है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार पाई जाती है। बच्चों दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तर की सरकारें क्या करती है? एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने एवं प्रशासनिक कार्यों पर दोनों का अपना अपना क्षेत्र होता है। यानी केंद्र सरकार का एक अलग क्षेत्र है और राज्य सरकार का एक अलग क्षेत्र है। तीसरी विशेषता की बात करते हैं बच्चों, तो संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। क्योंकि संघीय शासन में क्या होगा कि देश की एकता को बढ़ावा देना, क्योंकि प्रत्येक सरकार का टारगेट ये रहता है। और आप जानते हो बच्चों, प्रत्येक देश की सरकार कभी भी लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करती, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और सरकार का उद्देश्य क्या बना रहता है? अधिकतम सामाजिक कल्याण। प्रत्येक देश की सरकार का उद्देश्य रहता है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। इसलिए आपसे यहां पर विशेषताओं में यह कहा गया है कि संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना और दूसरा उससे बढ़ावा देना है, ताकि देश में लगातार देश के लोगों में, सरकार में आपस में एकता बनी रहे, ताकि किसी भी तरीके से देश में किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी उत्पन्न नहीं हो। अगली विशेषता डिस्कस करते हैं बच्चों, क्षेत्रीय विविधता। देखिए बच्चों, क्षेत्रीय विविधता का मतलब होता है कि प्रत्येक देश में कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अपने आप में कुछ अलग खासियत होती है, यानी विशेषताएं पाई जाती है। उसे कहा जाता है क्षेत्रीय विविधता। ठीक है, तो क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आपके राजस्थान राज्य की जो विविधता है उसका दूसरा राज्य सम्मान करे और आपका राजस्थान राज्य भी अन्य देश के राज्यों की विविधताओं का सम्मान करे। जो कल्चर यहाँ चल रहा है उस कल्चर का सम्मान दूसरे राज्यों के द्वारा किया जाए और दूसरे राज्यों के अंदर जो कल्चर चल रहा है उसका सम्मान आपके राज्य के द्वारा भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना चाहिए। आदर्श संघीय व्यवस्था में भरोसा और साथ रहने पर सहमति होना चाहिए, यानी सरकार पर सभी को आपस में मिलकर चलना चाहिए और सभी को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। अगली बात है बच्चों, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। यानी जो अदालत होती है उनको विभिन्न स्तर की सरकारों की विशेषताएं बताने का पूरा पूरा अधिकार होता है और उनका व्याख्यान करने का भी अधिकार उनके पास पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं बेटा, यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है सर्वोच्च न्यायालय। देखिए बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय आपके देश का वो न्यायालय होता है जिसके द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय में सामान्य स्वीकार्यता का गुण पाया जाता है। एक वर्ड में नहीं यहाँ पर आपको बोला सामान्य स्वीकार्यता। बच्चों, सामान्य स्वीकार्यता का मतलब होता है जिसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति या आपके देश का कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। जैसे सरकार ने अगर देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी निर्णय को सुनाया है तो उस निर्णय में अपने आप सर्वमान्य स्वीकृति का गुण आ जाता है, या सर्वोच्च न्यायालय ने देश के हित में किसी भी प्रकार का निर्णय सुनाया है तो उसमें भी सर्वमान्य स्वीकार्यता का गुण आ जाता है, जिसका अभिप्राय है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर किसी भी प्रकार की असहमति नहीं जताई जा सकती। उसमें सर्वमान्य स्वीकार्य यानी वो सभी लोगों को अपने आप में मान्य होगा। जैसे फिलहाल
कुछ वर्षों पहले हमने देखा था कि भारत सरकार ने पुराने नोटों को बंद करके उनकी जगह नए नोट जारी करे, जिसे विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। तो नए नोट जैसे ही जारी करे तो उसमें अपने आप सर्वमान्य स्वीकृति का गुण आ गया, यानी किसने भी उसको स्वीकार करने से मना नहीं करा। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो न्यायालय देश के बड़े लेवल पर चले जाते हैं उनका निर्णय फिर किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी बिल्कुल हमारे देश का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा वो निर्णय किए जाते हैं, और फिर उसके बाद वो निर्णय सभी देशों को या सभी हमारे देश में रहने वाली प्रत्येक जनता को मानने पड़ते हैं। वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता बच्चों किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित, यानी पैसे से संबंधित। वित्तीय स्वायत्तता किससे संबंधित होती है? वित्त से संबंधित, यानी पैसों से संबंधित। तो वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। देखिए बच्चों, राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं, यानी विभिन्न राज्यों की जो सरकार होती है वो अपना वित्त इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए अलग अलग स्रोतों का प्रयोग करती है। ठीक है, अब जो राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार है वो कहां से वित्त की व्यवस्था करती है? तो विभिन्न प्रकार जो वित्त की व्यवस्था करती है उससे राजस्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? राजस्व। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो हमारे देश की केंद्रीय सरकार और हमारे देश की राज्य सरकार के राजस्व के कई प्रकार के स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक तो कर राजस्व और एक गैर कर राजस्व। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर राजस्व को दो प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। एक तो गैर कर राजस्व के रूप में राजस्व हो सकता है, और एक कर राजस्व के रूप में भी राजस्व हो सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि राजस्व दो प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करें अपन कर राजस्व और दूसरा बात करें गैर कर राजस्व। तो बच्चों, कर राजस्व का मतलब होता है सरकार के आय के वो स्रोत जो सरकार ने विभिन्न प्रकार के करों के द्वारा प्राप्त किए हैं, उसे कहा जाता है कर राजस्व, और इसे सरकार के कर राजस्व आय के रूप में भी जाना जाता है। और गैर कर राजस्व का मतलब होता है सरकार ने करों के अलावा अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करी है, जैसे लगान, लाभ, ब्याज और रॉयल्टी, तो उसे गैर कर राजस्व के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, साथ के साथ ये भी देख लीजिए कि अगर यहाँ पर कर की आपसे बात की जा रही है तो अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के कर होते हैं। एक को कहा जाता है प्रत्यक्ष कर और एक को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। देखिए बच्चों, प्रत्यक्ष कर का अभिप्राय होता है कि जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी को इन्हें भुगतान करना पड़ेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को इन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो लगाए किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं, लेकिन इनका भुगतान अन्य व्यक्तियों को करना होता है, उन्हें अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। तो विभिन्न प्रकार की सरकारों के जो राजस्व के स्रोत होते हैं वो अलग अलग स्रोतों से आय प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें मेनली दो होते हैं। एक तो कर राजस्व जो कर से कमाए जाते हैं, और एक होते हैं गैर कर राजस्व जो कर के अलावा अन्य स्रोतों से कमाए जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वित्तीय स्वायत्तता। अब देखिए बच्चों, अब बात ये आती है यहाँ पर पे कि राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा। देखिए, राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे की बात करें तो अभी हमने रिसेंटली में देखा कि हमारे देश में दो स्तर की सरकार होती है। एक तो केंद्र स्तर की सरकार, जिसकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि वो पूरे देश का समान रूप से विकास करने का प्रयास करेगी और पूरे देश के लिए नियम बनाने का काम करेगी। ठीक है, इसे केंद्रीय सरकार कहा जाता है, प्रथम स्तर की बोल सकते हो आप। दूसरी होती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि जिस राज्य से वो संबंधित है उस राज्य से संबंधित नियमों का निर्माण किया जाए, उस राज्य का संचालन इस प्रकार से किया जाए कि उसकी आर्थिक वृद्धि भी हो और साथ ही साथ उसका आर्थिक विकास भी किया जा सके। तो यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के मध्य सत्ता का बंटवारा हमारे देश में मेनली दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, एक तो केंद्र सरकार के रूप में जो पूरे देश से संबंधित होती है, और दूसरा एक राज्य सरकार के रूप में जो विभिन्न प्रकार के राज्यों से संबंधित होती है। तो देखिए बच्चों, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा प्रत्येक संघीय सरकार में अलग अलग माध्यमों से होता है।
संघीय शासन व्यवस्था प्रमुख रूप से दो माध्यमों से गठित होती है। अब संघीय शासन व्यवस्था दो माध्यमों से कैसे गठित होती है? सबसे पहला माध्यम आपको बोला जा रहा है कि पहले माध्यम में दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर, बोला गया है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तथा दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं और अपनी अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखने का काम करते हैं और सुरक्षा खुशहाली को बढ़ावा देते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर ली जाए, स्विट्जरलैंड की आपसे बात कर ली जाए और ऑस्ट्रेलिया की आपसे बात कर ली जाए। ठीक है, दूसरी बात करते अपन, दूसरे माध्यम में राज्यों की अपेक्षा केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। देखिए बच्चों, आपको पता है दूसरे माध्यम में राज्यों की अपेक्षा जो केंद्र सरकार होती है वो अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि ज्यादातर जो अधिकार हैं, जो देश चलाने का अधिकार है, जो पूरे देश से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है, वो किसके पास होता है? केंद्रीय सरकार के पास होता है। और जब हमारे देश की केंद्रीय सरकार पूरे राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी प्रकार का डिसीजन लेती है तो विभिन्न राज्यों की जो राज्य सरकार होती है उनको अपने आप केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्णयों की पालना करनी होती है। इसलिए यहाँ पर भी ये कहा गया है आपसे कि दूसरे माध्यम में राज्यों की अपेक्षा किसकी? केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। यदि कोई बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता के कारण, यानी कोई बहुत बड़ा देश है जिसमें आंतरिक विविधता है, क्षेत्रफल काफी ज्यादा है, जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में महसूस होता है कि वहां पर केवल केंद्रीय सरकार के माध्यम से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उस देश का एरिया और उस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। इसलिए उन देशों के अंदर क्या कर दिया जाता है? आंतरिक विविधता के कारण केंद्र सरकार के साथ छोटे छोटे राज्यों में जब देश को बांटा जाता है तो प्रत्येक राज्य में एक सरकार का भी गठन कर दिया जाता है, जिसे राज्य सरकार के रूप में जाना जाता है। तो ये अधिकतर राज्य सरकार उन देशों में पाई जाती है जिन देशों का एरिया, यानी जिन देशों का क्षेत्रफल और जनसंख्या काफी ज्यादा मात्रा में, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के आपस में देश को आगे बढ़ा सके। तो बच्चों, यदि कोई देश बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता, किसकी बात की जा रही है आपसे? आंतरिक विविधता के कारण राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और संघ सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, यानी केंद्र सरकार तो पूरे देश को देखेगी और राज्य सरकार अपने राज्य से संबंधित कार्यों को देखेगी। तो संघीय शासन का गठन होता है। जैसे भारत की बात कर ले, बेल्जियम की बात कर ली जाए और स्पेन की बात कर ली जाए, यहाँ पर एक जैसी सरकारें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा संघीय शासन व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन, यानी संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है और एकात्मक शासन किस प्रकार से चलाया जाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर अपन संघीय शासन की बात करें तो संघीय शासन का अभिप्राय है कि यहाँ पर केंद्र सरकार, यानी देश की जो एक सरकार है जिसको केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है, उसी के आदेश चलते हैं, उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं और कई प्रकार से राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना करनी होती है। ये संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था में, यानी संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन से ठीक विपरीत है, यानी यूं कहा जा सकता है कि संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, यानी एक ही सरकार के द्वारा पूरी इकोनॉमी को कमांड किया जाता है, एक ही सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर पे चलेंगे और शेष इकाइयां उनके अधीन होकर के कार्य करती है। जैसा भी आपको बताया कि यहाँ पर एक ही सरकार के रूल्स रेगुलेशन यानी शासन चलेगा। सपोज कर लेते हैं कि केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाया है तो वो नियम देश के सभी राज्य सरकार को मानना होगा, इसलिए लास्ट में बोला गया है कि शेष इकाइयां उसके अधीन कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला गया कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार
प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार कुछ आदेश देगी, कोई नए नियम बनाएगी, वो उनको राज्य सरकार को या प्रांतीय सरकार को मानने पड़ेंगे। कौन सी व्यवस्था के अंदर? संघीय शासन व्यवस्था के अंदर। परंतु केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती। यानी क्या होता है, राज्य सरकार भी अपने आप एक स्वतंत्र निकाय होता है, वो भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ आदेश जारी करती है देश की जनता के लिए। तो संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं वो देश के सभी प्रांतीय राज्य सरकार को मानने पड़ते हैं, लेकिन राज्य सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के आदेश नहीं दिए जा सकते। राज्य सरकारों के पास अपनी स्वयं की शक्तियां होती है जिनका वो प्रयोग करती है और देश की जनता के लिए नियमों का पालन करती है। इसके लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों की जवाबदेही है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले होते हैं भारत में संघीय प्रशासन व्यवस्था, यानी भारत में किस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था उपलब्ध है। अनेक आंदोलनों, घटनाओं और दुखद विभाजन के पश्चात भारत आजाद हुआ। आपको पता है कि हमारे देश में कई प्रकार के क्रांतिकारी उत्पन्न हुए और 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में शासन करा, लेकिन कई प्रकार के जब भारतीयों में जागरूकता आई, कई प्रकार के क्रांतिकारी यहाँ पर पैदा हुए, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को हमारे देश से धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। फलस्वरूप कुछ सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए और 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी प्राप्त हो गई। अब जरूरत महसूस हुई कि जब 1947 में देश आजाद हो गया तो अब सरकार भी किसकी चलेगी? अपने देश की चलेगी। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के आंदोलनों, घटनाओं और दुखद विभाजन के पश्चात भारत आजाद हुआ और भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद ने, कौन से अनुच्छेद ने? पहले अनुच्छेद ने। हमारे भारतीय संविधान में कई प्रकार के अनुच्छेद और अनुसूचियां विद्यमान होती है। ठीक है, तो भारत के पहले अनुच्छेद ने भारत को राज्यों का संघ, राज्यों का संघ का मतलब होता है कि भारत विभिन्न प्रकार के राज्यों के अंतर्गत बटा हुआ है, वो सारे राज्य मिलकर के पूरा भारत कहलाता है। और ऐसा कब हुआ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित करा गया और भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर हुआ। प्यारे बच्चों, ये यहां से आपके लिए स्टार मार्क क्वेश्चन बनता है कि भारत राज्यों का संघ संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुआ? तो पहले अनुच्छेद के अंदर भारत को राज्यों का संघ घोषित करा गया। अब देखिए बच्चों, दो स्तर की शासन व्यवस्थाओं की अगर आपसे बात की जाए, ठीक है, तो दो स्तर की शासन व्यवस्थाएं, दो स्तर शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। एक तो किससे संबंधित है? संघ सरकार या केंद्र सरकार से। संघ सरकार बोल दीजिए आप या फिर केंद्र सरकार बोल दीजिए, एक ही मतलब है, क्योंकि केंद्र सरकार को इस संघ सरकार के रूप में जाना जाता है। और दूसरी कौन सी होती है? राज्य सरकार। इसीलिए तो हमारे देश में एक तो केंद्रीय सरकार होती है और एक कौन होती है? राज्य सरकार होती है। ठीक है, यानी हमारे देश में दो स्तर की शासन व्यवस्थाओं का निर्माण करा गया है, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्य स्तर पर प्रांतीय या राज्य सरकार। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो देखिए बच्चों, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में क्या होगा कि भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया। यानी भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के रूप में, इसमें तीसरे स्तर की सुविधा को भी या तीसरे स्तर के शासन को भी जोड़ा गया। और तीसरे स्तर का शासन क्या कहलाएगा? एक तो पंचायत आएगी इसके अंदर, या बोल दीजिए आप नगर पालिका कहते हैं। 73वें 73वें तथा 74वें संशोधन द्वारा, देखिए संशोधन का मतलब होता है जब भारतीय संविधान के अंदर किसी प्रकार के नियमों में चेंजेस किए जाते हैं या नई चीज उनके अंदर जोड़ी जाती है तो इसे संशोधन कहा जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है।
यानी हमारे देश में जो तीसरा शासन जोड़ा गया किसके रूप में, पंचायत के रूप में और नगर पालिका के रूप में। इसके अंदर हमारे संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंदर इनको विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करी गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का 3 भागों में बांटा गया है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग कैसे, जिसे हम 3 अनुसूचियां भी कहते हैं। सबसे पहली है एक तो संघ या केंद्र सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है बच्चों समवर्ती सूची। यानी हमारे देश के संविधान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को 3 प्रकार की अनुसूचियों में बांटा गया है, और वो 3 प्रकार की सूचियां कौन सी है। पहली तो संघ सूची जिसको केंद्रीय सूची भी कहा जा सकता है, दूसरी होती है राज्य सूची जिसको प्रांतीय सूची के नाम से भी जाना जा सकता है, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। अब प्यारे बच्चों हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो सबसे पहले आपसे संघ सूची की बात की जा रही है, तो संघ सूची का क्या अभिप्राय होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सूची का क्या अभिप्राय होता है, और हम आगे ये देखेंगे कि समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप समझिए कि संघ सूची क्या होती है। देखो, संघ सूची में जो अधिकार होते हैं वो केवल और केवल केंद्रीय सरकार के पास होते हैं। संघ सूची में जो सत्ता का अधिकार होता है वो किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। यानी देश की केंद्रीय सरकार पूरे देश से संबंधित कोई नियम बनाती है, कोई गाइडलाइन जारी करती है, या संविधान के अंदर कोई नया नियम लेकर के आती है, वो सब किसके अंदर आता है, संघ सूची का विषय माना जाता है, यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है, और ये पूरे देश से संबंधित होती है। इस पर निर्णय लेने का अधिकार या नए नियम बनाने का अधिकार या संविधान में कोई संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है, संघ सूची के पास होता है। बच्चों राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची राज्य सरकार से संबंधित होती है। राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची राज्य सरकार से संबंधित होती है, यानी अब जो निर्णय लिए जाएंगे इसके अंदर वो राज्य सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। कोई नियम बनाए जाएंगे तो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, नियमों में जो संशोधन होगा वो भी राज्य सरकार के द्वारा ही किए जाएंगे, लेकिन कौन सी सूची में, राज्य सूची में। और बच्चों तीसरी जो हम समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं, तो इस समवर्ती सूची में केंद्रीय सरकार और प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर आपस में सहमति के साथ कार्य करती है और नए प्रकार के नियमों का निर्माण करती है। यानी सूची के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अकेली डिसीजन नहीं लेगी, न राज्य सरकार अकेली डिसीजन लेगी, दोनों सरकार की सहमति बनेगी, तब जाकर के कोई निर्णय यहाँ पर पे लिया जाएगा। अब देखते बच्चों क्या बोला गया है आपसे संघ सूची के अंदर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब सामने हम पर मैटर पढ़ते हैं कि इस सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा किसकी बात की जा रही है, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि देश की रक्षा करने से संबंधित चीजें, विदेशी मामले, ठीक है, यानी विदेशों से संबंधित मामले, कोई व्यापार से संबंधित मामला हो गया, टेक्नोलॉजी से संबंधित मामला हो गया, 2 या 2 से अधिक देशों के सुधारों से संबंधित मामला हो गया, बैंकिंग यानी बैंकिंग सेक्टर के कार्य, ठीक है, संचार के कार्य, और मुद्रा जैसे करेंसी जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। यानी इन सब विषयों पर जो डिसीजन लिया जाता है वो संघ सूची का विषय माना जाता है, जो केवल और केवल केंद्र सरकार का विषय होता है। इस पर अधिकार काम करने का केवल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, जिसे संघ सूची कहा जाता है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होता है, केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होता है प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार के पास होता है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संघ सूची के विषयों पर नए कानून बनाने का अधिकार या संशोधन करने का अधिकार किस सरकार के पास होता है, तो ये अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार यानी देश की सरकार के पास होता है। अब दूसरी बात करते हैं बच्चों अपन यहाँ पर,
कौन सी बात करने वाले हम? दूसरी यहाँ पर राज्य सूची के। अब राज्य सूची किससे संबंधित? एक तो पुलिस, एक व्यापार यानी ट्रेड इसको कहा जाता है, वाणिज्य कॉमर्स, कृषि और सिंचाई, ठीक है, जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। यानी इन सब चीजों पर जो अधिकार है वो किसके होंगे? राज्य सरकार के होंगे। आपके राज्य की सरकार पुलिस नियंत्रण का काम करेगी या इस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो करेगी वो आपकी राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे। आपके राज्य से संबंधित व्यापार का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, ये सारे जो मसले हैं, सारे ही मामले कौन से सूची का विषय होते हैं? राज्य सूची का विषय होते हैं, जिस पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को रहेगा। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, देखो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो केवल किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। राज्य सूची के विषय पर अगर कोई कानून बनाने का अधिकार है तो वो केवल और केवल किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। अब बच्चों अगली आ रही है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपको ये समझाया गया है जहां पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के आपस में नियमों का निर्माण करती है, देश का संचालन करती है या किसी प्रकार का संशोधन करती है, उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत गिना जाता है। तो देखो इस सूची में एक तो शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय रखे जाते हैं। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि संघ सूची में किन चीजों पर नियंत्रण रखा जाता है, तो आपको एग्जांपल से याद रखने जो हमने पढ़े थे, ठीक है। राज्य सूची में किस पर निर्णय लिए जाते हैं तो वो वाले एग्जाम्पल भी याद रखने। और समवर्ती सूची में निर्णय किस पर लिए जाते हैं? शिक्षा से संबंधित निर्णय हो गया, वन विभाग से संबंधित निर्णय, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय रखे गए। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, देखो बात की जा रही है आपसे कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार एक तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। एक ऐसी सूची का नाम बताइए जिसमें निर्णय लेने का अधिकार या नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची। तो जब दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में मतभेद होता है, अब दोनों सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में क्या है? मतभेद है, तब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा बनाया गया जो कानून है मिक्स रूप से उसी को मान्यता प्रदान की जाएगी। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा। अब आप ये देखिए कि हमारा जो देश है, हमारे देश में कई प्रकार के संस्कृति है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद या इतना बड़ा देश होने की वजह से हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कल्चर या संस्कृति को फॉलो किया जाता है। कुछ राज्य पिछड़े राज्य हैं, कुछ राज्य वेल डेवलप्ड यानी विकसित राज्य हैं और कुछ राज्य अर्ध विकसित राज्य यानी विकासशील होने की ओर दृष्टिगत हैं। तो हर राज्य के लिए जरूरत महसूस होती है कि इस प्रकार की सरकार का गठन किया जाए ताकि वहां पर प्रॉपर तरीके से चीजों को हैंडल किया जा सके। कुछ राज्यों को सरकार के द्वारा विशेष दर्जा दिया जाता है क्योंकि उनको डेवलप करना सरकार का टारगेट होता है। तो देखिए बच्चों, भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को समान रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सभी राज्य विकसितता की दृष्टि से अलग अलग स्थान रखते हैं। सभी राज्यों में लगभग सांस्कृतिक मूल्यों में विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है, सामाजिक मूल्यों के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए सभी राज्यों को बराबर दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ राज्य जैसे असम की बात की जाए, नागालैंड की बात की जाए, मिजोरम की बात की जाए और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, अपनी सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों, और प्रावधान कौन सा बोला गया आपसे? अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। यानी कि ये जो आपको असम राज्य की बात की जा रही है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। अब आप जानते हो कि हमारे देश में
राज्य में, हमारा देश राज्यों के अंदर बटा हुआ है, लेकिन हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश होते क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, वो बात हम यहाँ पर पे करने वाले हैं। भारतीय संघ की इकाई, भारतीय संघ की कई इकाइयां होती है जिनको बहुत ही कम अधिकार प्राप्त हैं। ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो अपने आकार के आधार पर स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते तथा इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी असंभव है। जैसे चंडीगढ़ की बात करें, यानी इनको स्वतंत्र प्रांत भी नहीं बनाया जा सकता और इनका विलय किसी दूसरे प्रांत के अंदर भी नहीं किया जा सकता। लक्षद्वीप की बात कर लीजिए और राजधानी दिल्ली की बात कर लीजिए, तो इन्हें क्या कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यानी हमारे देश के कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिनको न तो एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और न ही किसी उनको दूसरे प्रांत के साथ मिलाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार उनको क्या करती है, केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नियुक्त कर देती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप और राजधानी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार प्राप्त नहीं है और इन क्षेत्रों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, यानी इन्हें राज्य का दर्जा नहीं है और यहाँ पर जो शासन चलाने का अधिकार है वो पर्याप्त रूप से किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। आगे देखते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता का बंटवारा, यानी किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य सत्ता का बंटवारा होता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि केंद्र सरकार ऐसी पॉलिसी भी, जब कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो पूरे केंद्र में यानी पूरे देश के लिए लागू होती है। जब राज्य सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पर्टिकुलर उसी राज्य में वो लागू की जाती है जिस राज्य की वो सरकार है। यानी कि ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किस प्रकार से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। तो देखिए बच्चों, हमारा संविधान संघ और राज्य सरकार के मध्य सत्ता को साझा करने की सीमा को निर्धारित करता है। यानी हमारे संविधान में स्पेशली बात कही गई है कि राज्य सरकार के पास क्या क्या अधिकार हैं और केंद्र सरकार के पास किस प्रकार से अधिकार प्राप्त हैं, तथा अधिकारों के इसके बंटवारे या साझेदारी में परिवर्तन आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। यानी हमारे संविधान के अंतर्गत स्पेशल लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और राज्य सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो कार्यों के आधार पर इनका बंटवारा बहुत मुश्किल काम होता है। अकेले संसद इस व्यवस्था को बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए संसद के दोनों सदनों की, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की मंजूरी। यानी अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है केंद्र और राज्य के बीच में, तो संसद के दोनों सदन और संसद के जो 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा सदन और एक राज्यसभा सदन, ठीक है, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक के अंदर 2/3 बहुमत, यानी जितने भी मंत्री होते हैं उनके 2/3 बहुमत लिए जाते हैं परिवर्तन करने से संबंधित आवश्यक है। और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा की मंजूरी भी होना आवश्यक है। यानी संसद के दोनों सदन और दोनों सदनों के 2/3 मंत्रियों की उसमें सहभागिता होनी चाहिए, मंजूरी होना चाहिए और इसके साथ साथ देश के फिर भी कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी उसमें आवश्यक होती है। हर राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है जिसे राज्य विधानसभा के नाम से जाना जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई भी विवाद होने पर उन विवादों की सुनवाई उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी अगर मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई नियम, कायदे, कानून बनाने जा रही है और इससे दोनों ही सरकारों के बीच किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है या फिर मंजूरी नहीं दी जा रही है, तो वहां पर जो फाइनल सुनवाई की जाएगी वो या तो उच्चतम न्यायालय के थ्रू की जाएगी या फिर सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू की जाएगी। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए राजस्व की उगाही से संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार प्राप्त है। आप जानते हो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, फंड की आवश्यकता होती है और सरकार को जो फंड प्राप्त होता है वह देश की जनता से प्राप्त होता है और सरकार की इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो जनता पर लगाए जाने वाले कर माने जाते हैं। सरकार देश की जनता से करों के माध्यम से जो राशि प्राप्त करती है वो सरकार की आय कहलाती है।
इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सुरक्षित अधिकार प्राप्त हैं कि किस प्रकार से देश की जनता पर किस मामले में कितने प्रतिशत टैक्स लगा करके इनकम यानी राजस्व इकट्ठा किया जाए। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, यानी जो संघीय व्यवस्था है वो चलती कैसे है, क्या प्रोसेस है संघीय व्यवस्था का चलने का। तो संघीय व्यवस्था के सफल कार्य के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है, यानी संविधान में जो प्रावधान लिखे हैं वो काफी ज्यादा आवश्यक है अगर संघीय व्यवस्था को चलाना है तो। परंतु इतना पर्याप्त नहीं है, इसी से काम नहीं चलेगा संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा, यानी संघीय व्यवस्था चलाने का श्रेय केवल संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है बल्कि हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को भी देना होता है। यही कारण है कि संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। इसीलिए हमारे देश में संघीय सरकार कार्य करती है। टॉपिक आ रहा है आपके भारत में विकेंद्रीकरण। ठीक है, देखिए बच्चों, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। विकेंद्रीकरण कैसे, भारत एक विशाल देश है, आप जानते हो भारत विशाल देश है ही सही, हमारा देश जनसंख्या में भी विश्व में दूसरे स्थान पर गिना जाता है। अभी अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं कि हमारे देश में भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई सरकार के द्वारा पुष्टि नहीं करी गई है या कोई इस पर सरकारी आंकड़े जारी नहीं किए गए। बच्चों, भारत एक विशाल देश है, सबसे पहले इस पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। भारत विशाल देश इसलिए माना जाता है क्योंकि जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा कि देश विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या की बात की जाए, विश्व की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 17% भाग कहां पर निवास करता है, भारत में निवास करता है। विश्व की लगभग 17% जनसंख्या, 17% पॉपुलेशन कहां रहती है, भारत के अंदर निवास करती है। जबकि भारत के पास विश्व का केवल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, 2.4% क्षेत्रफल उपलब्ध है। अब आप देखिए बच्चों कि सबसे पहली बात तो भारत विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अपने पास लेकर के बैठा हुआ है, जबकि भारत के पास विश्व का केवल कितना परसेंट क्षेत्रफल है, 2.4% क्षेत्रफल है। इसलिए बच्चों हमारे देश में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, उत्पादन के साधनों की कमी महसूस होती है। ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक पर बच्चों। भारत एक विशाल देश माना जाता है, उसके पीछे मैंने आपको सारे कारण बता दिए क्यों इसको विशाल देश कहा जाता है। यहाँ 2 स्तर वाली शासन व्यवस्था से अच्छा शासन नहीं चल सकता, यानी यहाँ पर तो 2 स्तर वाली शासन व्यवस्था होनी ही चाहिए। एक स्तर यानी केवल और केवल केंद्र सरकार के माध्यम से हम देश का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि देश का जो एरिया है या देश की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा मात्रा में। तो भारत के राज्य बड़े होने के साथ साथ यह स्वयं भी आंतरिक स्तर पर विविधताओं से पूर्ण है, यानी भारत के राज्य तो बड़े हैं ही सही, लेकिन राज्यों के राज्य में भी क्या पाई जाती है, आंतरिक विविधता पाई जाती है। यानी एक ही राज्य के अंदर किसी दूसरे स्थान पर अलग कल्चर है और दूसरे स्थान पर अलग कल्चर है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की आवश्यकता है, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार स्थानीय स्तर की होती है। हमने अभी पढ़ा था कि 3 स्तर की सरकार, तीसरा स्तर जोड़ा गया था संविधान के 73वें 74वें संशोधन के अंदर। सबसे पहला केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरे में अपन ने पंचायत और नगर पालिका न्यायपालिका को जोड़ा था। तो आपको यहाँ पर भी बोला गया है कि भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की आवश्यकता है, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार स्थानीय स्तर की होती है। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ पर भी बोली जा रही है कि क्या, कि जब एक तो केंद्र सरकार
और एक राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है। यानी जब केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जब स्थानीय सरकार को शक्तियां प्राप्त होती है तो इसे क्या कहा जाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय होता है। तो जब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां किसको प्रदान कर दी जाती है, स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह अवधारणा है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुलझाया जा सके और इसका टारगेट ये है कि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं आती है उनको सुलझाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आवश्यकता ना हो, ये मामले ऐसे अपने स्थान के अंदर ही क्या हो जाए, हल हो जाए। इसलिए तीसरी बात यह है कि इसी कारण इसके स्थापित करने का उद्देश्य रखा गया है कि स्थानीय स्तर की जो समस्याएं वो स्थानीय अवधारणा या स्थानीय मुद्दों के द्वारा ही सुलझा ली जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपसे यहाँ पर बात बोली गई है वर्ष 1992 में संविधान संशोधन कर। अभी आपको संविधान संशोधन का मतलब बताया कि संविधान के किसी भी नियम में नए चीजें जोड़ना या पुरानी चीज को हटा करके उसके अंदर करेक्शन करना, इसे संविधान संशोधन कहा जाता है। तो 1992 में संविधान संशोधन कर स्थानीय शासन व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। ठीक है, 1992 में संविधान संशोधन करा गया और उसके अंतर्गत क्या करा गया कि जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसको पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रभावी बनाया गया तथा इसे इसी वर्ष संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया और 1992 के अंतर्गत ही इसको एक संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया, यानी संविधान से इसको मान्यता प्राप्त हो गई। फिर वर्ष 1992 की बात करें तो वर्ष 1992 में स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के बाद निम्नलिखित प्रावधान करे गए थे। अब क्या क्या प्रावधान करे गए थे तो उन प्रावधानों को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला, स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। ठीक है, देखो क्या बात बोली गई कि स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना एक तो संवैधानिक बाध्यता हो गई। दूसरा, स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्य, स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। यानी 3 प्रकार के जनजातियां हैं जिनके अंदर क्या करी गई, सीटों का आरक्षण करा गया। किसके लिए, निर्वाचित सदस्य और पदाधिकारियों के पदों के लिए। एक तो अनुसूचित जातियों, एक अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग या पिछड़ी जातियों के लिए सीटों की संख्या को आरक्षित करा गया कि इतनी प्रतिशत सीटें इन 3 प्रकार की जनजातियों की रहने वाली है। महिलाओं के लिए भी 1/3 पद आरक्षित करे गए, यानी टोटल जो सदस्य होंगे उसमें से 1/3 जो सदस्य होंगे वो 1/3 सदस्य में किसको जोड़ा जाएगा, महिला सदस्यों को जोड़ा जाएगा। कुल सदस्यों की संख्या में से 1/3 सदस्य संख्या महिला सदस्यों की होनी चाहिए। ठीक है, आगे, प्रत्येक राज्य में स्थानीय पंचायत और नगर पालिका जिसको म्युनिसिपल कहा जाता है, चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य में स्थायी पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। और अगला है, स्थानीय निकायों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में कराया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो स्थानीय निकाय है उनका चुनाव कितने वर्षों में कराया जाता है, 5 वर्षों में उनका चुनाव कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं अपन पंचायती राज व्यवस्था कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, किसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, गांव के स्तर पर उपस्थित स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। यानी गांव के स्तर पर जो शासन किया जाता है या गांव के स्तर पर जितने भी प्रकार की सत्ता चलती है उसको किसके रूप में जाना जाता है,
पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है जो एक तरह की परिषद होती है, यानी भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो तीसरा स्तर है उस स्थानीय स्तर उस पर प्रत्येक गांव में क्या होगी, एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाएगा और यह एक तरीके की क्या मानी जाती है, परिषद मानी जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, ग्राम पंचायत में कई सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। सदस्य किससे चुने जाते हैं, ग्राम के वार्डों से, जिन्हें पंच कहा जाता है। और पंचायत अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। आपने देखा होगा बच्चों कि हर गांव में एक सरपंच की नियुक्ति की जाती है और सरपंच की नियुक्ति कैसे की जाती है कि प्रत्येक, अभी आपको ही बोला गया कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत में अध्यक्ष और पंच होता है। पंच का मतलब सरपंच की आपसे बात की जा रही है। अब इस सरपंच का चुनाव कैसे होता है कि एक ग्राम के जितने भी वार्ड होते हैं या एक गांव के जितने भी वार्ड होते हैं उन सब सदस्यों का चुनाव होता है, या उनमें से पहले सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। फिर सभी वार्ड क्या करते हैं, अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार जो सरपंच के लिए खड़ा किया गया है उसके लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू होती है और जिसके सबसे ज्यादा मत होते हैं उसे सरपंच घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रूल था किसका, पंचायत अध्यक्ष और सरपंच को चुनने का। आगे देखते हैं, पंच तथा सरपंच का चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदाता के द्वारा करते हैं। यहाँ पर मतलब ये है कि आपकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से प्लस होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मतदान करने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इससे कम उम्र वाले व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो पंच तथा सरपंच का चुनाव गांव तथा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायतों का सभी काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ग्राम पंचायतों का जो जितने भी काम है वो ग्राम सभा की देखरेख के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है आपके पास, ग्राम पंचायत का बजट। भाई अगर आपको काम करना है, देश की अर्थव्यवस्था को चलाना है, जैसे केंद्रीय सरकार देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पहले क्या करती है, वित्त यानी बजट की व्यवस्था करती है। राज्य सरकार भी अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्त की व्यवस्था करती है। तो इसी तरीके से ग्राम स्तर पर अगर ग्रामीण सरकार आप उसको बोल सकते हो या ग्राम स्तर का निकाय आप उसको बोल सकते हो, तो उसको भी क्या करना है, अपने गांव की प्रक्रिया को चलाने के लिए ग्राम पंचायत को सुनिश्चित रूप प्रदान करने के लिए बजट की आवश्यकता पड़ती है। अब ये बजट कहां से आता है, तो देखिए कि ग्राम पंचायत का बजट पास करने और पंचायतों के सभी कामकाज की समीक्षा करने के लिए पंचायतों में साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। यानी ग्राम पंचायत को चलाने के लिए जब बजट पास करने की बात हो कि सरकार से कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, उनके सभी कामकाजों को करने के लिए कम से कम 2 या 3 बार बैठक उनको करनी होती है एक साल के अंदर। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, यानी आसपास के जितने भी ग्राम हैं और जिनके अंदर ग्राम पंचायत है तो उन सबको आपस में मिलाकर के पंचायत समिति का गठन किया जाता है। यानी पंचायत समिति का गठन कैसे होता है, विभिन्न ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन किया जा सकता है, जिसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत के सदस्यों का चुनाव पंचायत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं जिला परिषद। ठीक है, अब देखिए कि जिला परिषद क्या होता है, किसे जिला परिषद कहा जाता है। शब्द से समझ आ रहा होगा आपको चीजें, ये जिले से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, जिले से संबंधित यहाँ पर आपसे बात की जाने वाली है। तो जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिले की, यानी एक जिले में अगर मान लो 50 पंचायत समितियां हैं तो पूरी 50 पंचायत समितियों को अगर मिला दिया जाए तो किसका गठन हो जाता है, जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जिला परिषद की स्थापना या जिला परिषद का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि गांव की सभी, किन सभी की बात की जा रही है आपसे, गांव की सभी पंचायत समितियों। ठीक है, गांव की सभी पंचायत समितियों को अगर मिला दिया जाए
तो किसका निर्माण हो जाता है? जिला परिषद का निर्माण किया जा सकता है। जिला परिषद के अधिकतर सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिला परिषद में उन या उस जिले से चुने गए लोकसभा और विधानसभा, देखिए बात किसकी की जा रही है? लोकसभा और विधानसभा। ये हमारे संसद की थोड़ी सी बात यहाँ पर पे आई है। और आपको पता है बच्चों, संसद दो चीजों से मिलकर के बनी रहती है, एक तो लोकसभा से और एक राज्यसभा से। ठीक है, तो देखो और ध्यान से सुनना, लोकसभा और विधानसभा से। तो जिला परिषद में उस जिले से चुने गए लोकसभा और विधानसभा के सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। यानी जिला परिषद के अंदर क्या क्या होंगे? एक तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी इस जिला परिषद के सदस्य बनाए जाते हैं। जिला परिषद का जो प्रधान जिला परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, यानी जो जिला परिषद का प्रधान होता है उसे जिला परिषद का राजनीतिक प्रधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? नगर पालिका या नगर निगम की बात करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिस शहर के अंदर आप रहते हो उस शहर के अंदर क्या रहता है? नगर निगम रहता है। क्या रहता है? नगर निगम। और इस नगर निगम को आप क्या बोल सकते हो? नगर पालिका बोल सकते हो। अब इस नगर पालिका की क्या भूमिका होती है? तो देखो, शहरों में स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका कहते हैं। यानी शहरों के अंदर जो स्थानीय स्वशासन होते हैं उनको नगर पालिका के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार बड़े शहरों में क्या होते हैं? नगर निगम बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि शहरों में जो मकान बनते हैं उन मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए हम कहां पर जाते हैं? नगर निगम में जाते हैं। तो शहरों के अंदर क्या बनाए जाते हैं? नगर निगम की स्थापना की जाती है। और भी कई कार्य होते हैं, उस शहर से संबंधित निर्माण कार्यों का विकास करने की जो जिम्मेदारी होती है वो काफी हद तक नगर निगम पर भी होती है। ठीक है, उस शहर को साफ सुथरा रखने की जो जिम्मेदारी है वो भी उस शहर के नगर निगम को होती है। तो देखिए बच्चों कि शहरों में स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका कहते हैं और इस प्रकार बड़े शहरों में नगर निगम होता है। तो देखिए, नगर पालिका और नगर निगम दोनों स्तरों के कामकाज जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। यानी नगर पालिका और नगर निगम दोनों स्तरों के कामकाज किसके द्वारा किए जाते हैं? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा किए जाते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर पालिका के प्रमुख को नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान के रूप में जाना जाता है। नगर निगम के चुने गए प्रतिनिधि को मेयर मतलब महापौर। ठीक है, नगर निगम के चुने गए प्रतिनिधि को मेयर यानी महापौर कहते हैं। और भारत में नगर पालिकाओं ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है बच्चों कि भारत में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब कितने? 36 लाख लोगों का चुनाव किया जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा, यानी जो स्थानीय सरकार है उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। जैसे राज्य सरकार की बात कर ली जाए, राज्य सरकार के नीचे अगर कोई सरकार है तो उसकी बात कर ली जाए। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार एवं पर्याप्त साधन नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति में से काफी दूर हैं। ठीक है,